प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे वक्फ कानून की। जी हां, वक्फ कानून जिस पर विवाद रुकने की बजाय आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा सोचा था कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद शायद इस पर बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन अब वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अब देखना यह होगा कि इन 7 दिनों में सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करेगी। क्या ये कानून खारिज हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के जवाब से खुश होकर इस कानून पर अपनी मोहर लगा देगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। वक्फ कानून पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां विपक्ष इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता रहा है, तो वहीं पक्ष के नेताओं का कहना है कि इस कानून के माध्यम से मुस्लिम लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, किसी को किसी के भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बिल को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है। इतने बिजी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन साहब, आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। સાહેબ, વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्यो कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले છે। हमारे प्रोजेक्ट में
एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोजे क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। वक्फ कानून के मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है, इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से चर्चा की, जहां दोनों ओर से दलीलें पेश की गई। गुरुवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से 5 का फंडा निकालकर सामने आ रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाए, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। तो वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए वक्फ एक्ट के प्रावधानों पर रोक लगाने के कोर्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड है और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक।
सर आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ भाई यूजर को डिनोटिफाई नहीं करेगी ना, मतलब नहीं, वक्फ भाई नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गेजेटेड हैं। सर ये कोर्ट ने बोला है। हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गेजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डिनोटिफाई कर सकती है। सर आपकी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सरकार को 7 दिन का समय देने के बाद इस मामले में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बिल संसद में पास हो गया है और राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। हमारी पार्टी का ये रुख रहा है कि ये पूरा काला कानून है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मानिए कि आप खान पान के मामले में आप वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कोई एक कानून बनाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन का अधिकार नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का। कोई ये कानून बनाए तो स्टेज जो कोर्ट है इस पर चर्चा सुनना चाहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम खाते हैं, हम मांस खाते हैं तो इसलिए हम मांसाहारी हैं तो हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा हमको अपना संविधान देखने दीजिए। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि आप गौ रक्षा करो, ये संविधान कहता है। लेकिन संविधान क्या ये कहता है कि आप हर जानवर की रक्षा करो, भेड़ बकरी की भी रक्षा करो, आप क्रूरटी ना करो, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, अब वो ना करो, वो संविधान कहता है। लेकिन उसके बाद संविधान आपको अपने खान पान का तरीका अपनाने का अधिकार देता है। तो वो कहाँ तक अधिकार है, कहाँ तक नहीं है, ये अगर ऐसा कोई कानून बने तो उस पर कानून पे चर्चा कोर्ट कराएगा कि आप बताइए कि आप सही हो या वो सही है, और समाज में क्या बात सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि भाई जब रामनवमी का दिन है तो उस दिन ये दुकानें बंद रहें, लेकिन एक दिन के लिए कहता है ना, वो ये नहीं कहता है कि जीवन भर बंद कर दीजिए। तो उस तरह से कैसे किया जाता है, वो एक संतुलन बनाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को देखकर कुछ निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय जब ही लेगा जब दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे, अपने सारे तथ्य सामने रखेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट देखेगा पहले क्या क्या फैसले हुए हैं, उन पर अध्ययन करेगा। उसके बाद फिर कहेगा कि हम समझते हैं कि आपका ये अधिकार है और आपका ये अधिकार नहीं है। वैसे ही इसमें भी होगा, पूरी बात आएगी, पूरी दलील पेश की जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे, समाज के लिए क्या होंगे, उस वर्ग के लिए क्या होंगे जो इससे खास संबंधित है, और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं कानून बनाऊंगा कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते वो मेरे बच्चे, तुमको क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि समाज को एक दायित्व होता है समाज का कि वो समाज में हर एक का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, महिलाओं का ध्यान रखे और शिशुओं का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसमें दखल देने की क्या बात है। लेकिन अगर आप किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें मैं दखल देता हूं। जब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी भाषा में, आपकी भाषा को समझे, आपकी संस्कृति को समझे, आपके कल्चर को समझे, तो मैं कानून बना दूं, कहूं कि नहीं वो कल्चर नहीं, मेरे कल्चर से वो बच्चा पढ़ेगा, तो वो गलत होगा ना। लेकिन उस पर भी चर्चा होगी कि आपका अधिकार क्या है, बच्चे का अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है। तो आप दूसरे पर वो चीजें नहीं थोप सकते हैं जो आप समझते हैं अच्छी हैं, जब तक कि वो बातें सचमुच उसके लिए भी अच्छी ना हो और वो उसके लिए भी अच्छी है। इस बात का निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करता है। जब कोर्ट करेगा तो हमको मान लेना पड़ेगा, और कोर्ट करेगा तो आप सरकार हैं, आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ हमने कुछ करना चाहा था लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि वो गलत है।
और इतना हमको कोर्ट ने अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, जितना हमको अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, उससे आगे हम नहीं करेंगे। क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो सरकार को मानना चाहिए? बिल्कुल, ऑर्डिनेंस का भी बचता है। नहीं, ऑर्डिनेंस हो कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है। जो अंतिम रास्ता होता है, जो अंतिम फैसला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। उसके सामने कुछ नहीं चलती है। ऑर्डिनेंस भी करो और नया कानून भी बनाओ तो उसको भी फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाना पड़ता है। अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही। देखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय यूजर खत्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम सब राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नजीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर, और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह भी उठा रहे हैं, वक्फ बाय यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव खत्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहां पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका, बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है। और 73 पिटीशन हुई हैं, तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में, चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वक्फ का कानून, संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा। 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं, और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है। इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है, और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हक में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं, वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है, वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर, और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं।
तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ज्यादा पिटिशंस आई हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही बात पिटिशन में आती है, तो कुछ पिटिशंस को सुनने की बात कही गई है। 5 ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटिशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस हैं जिससे वक्फ को खत्म किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। सर, वक्फ कानून के लागू होने के बाद देखा कि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए, पश्चिम बंगाल से ज्यादातर तस्वीरें देखिए हिंसा जो हो रही है हम उसका कंडेम करते हैं, चाहे वो एक हिंदू धर्म के बाप बेटे का मॉब लिंचिंग हो या फिर एक मुसलमान की पुलिस फायरिंग में मौत हो। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल आपने, डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में, हमने टाइसन नोट भी दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को। और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। कल सीजे पर चिंता व्यक्त की थी जिस तरीके से हिंसा हो रही थी सर, और कहीं ना कहीं अब आगे किस राह पर देखिए हम वायलेंस के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, मगर प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। हम जनता के दरमियान में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया, हम उसकी सपोर्ट करते आए, सपोर्ट करेंगे। ह्यूमन चेन का उन्होंने ऐलान किया, एक डेट को ह्यूमन चेन होगी, एक तारीख के दिन कोई डेट अनाउंस होगा जिसमें 10 मिनट के लिए लाइट बंद होगी। महिलाओं का प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी की रूह है भाई, वरना अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप रह जाएगी, फिर जमहूरियत कहाँ रहेगी, लोकतंत्र कहाँ रहेगा। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होगा इंशाल्लाह। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी को सुना है, सभी लोगों ने अपनी बात कही है, कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। तो वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक और तारीख दी है और सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। BR अम्बेडकर की ओर से बनाए गए संविधान के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति को ठीक से समझाया गया है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को सुनवाई का पूरा मौका दिया है, सभी को सुना है और सभी लोगों ने अपनी बात को कहा है। और खास करके अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल हमारे
तुषार मेहता जी ने जो बात रखी, सरकार का पक्ष रखा, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। वो जो दो पहलू, दो बिंदुओं पर बात आई है निकलकर, तो जाहिर सी बात है कि हमने खुद ही कहा है, सरकार ने अपना पक्ष, हमारे लॉयर ने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि हम 7 दिन में कोई किसी की नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी रिट पिटीशन है, उनका जवाब तैयार करने में हमको 7 दिन का समय लगेगा। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबका सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान किया है और हमारा सत्ता पक्ष के जो हमारे वकील हैं उनकी भी बात को स्वीकार करते हुए इसकी अगली डेट 5 तारीख लगाई है। तो इससे मान लिया जाए कि जो कानून है उसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को लेकर कोई बात नहीं खड़ी की है और कोई प्रश्न नहीं आया है। हालांकि विपक्ष के हमारे जो भी सदस्य थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सभी को ससम्मान सुनने का काम किया है और इसलिए मेरा मानना यह है कि यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार किया है और हमने इस बात के लिए बाकायदा न्यायालय में कहा है कि हमको 7 दिन का अवसर दिया जाए। तो सरकार के पक्ष को स्वीकार किया। हमारे जो एसजी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि 7 दिन में मैं इसका जवाब दाखिल करूंगा। तो 5 दिन में और काउंटर्स के लिए भी, अपने विपक्ष के लोगों को भी जो उनके खिलाफ आए हैं उनको भी मौका दिया है कि 5 दिन में आप अपने काउंटर भी दायर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा कहीं ना कहीं संकेत है साफ तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए ये कानून लाया गया है, दबे हमारे गरीब मुस्लिम समाज के लिए और उन लोगों के लिए जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय मिलने के लिए एक अच्छे संकेत है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगली सुनवाई 5 तारीख को है, लेकिन कानून को लेकर ये बात साफ हो गई है। कानून में किसी तरह का कोई भी स्टे नहीं है, कानून जो है उसको यथास्थिति, लेकिन कोई नई नियुक्ति उसको लेकर जो सरकार ने कहा वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, तो उसको हमने स्वीकार किया। विपक्ष और जो तमाम पार्टीज हैं उनका भी मानना है कि इसमें बदलाव होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ वक्फ बाय यूजर की भी बात कही, तो वहां पे साथ में ये भी कहा कि जो उसके पॉजिटिव एंड्स हैं उसके बारे में भी बताना चाहिए, खास करके जैसे 5 रिलीजन प्रैक्टिस जरूरी है वक्फ अपना दिन करने के लिए। देखिए, जो भी बातें दोनों ने, हमारे जो इस कानून के खिलाफ गए हुए लोग हैं, विपक्ष के तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी और हमारे जो पक्षकार हैं, हमारे जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उसको अच्छी तरह से बहस करने का मौका दिया। सबने अपनी अपनी बात कही और 7 दिन का समय जो मांगा है वो इसी बात का मांगा है कि जो चीजों के लिए आपत्ति आई है उसका सही जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया जाए और ये 7 दिन में तैयार करके दे दिया जाएगा, जिससे कि वो बात साफ हो जाएगी। क्योंकि कानून को लेकर कोई किसी तरह का रोक, कोई अंतरिम स्टे नहीं है, तो इस बात को मान लिया जाए कि कानून अपनी जगह पर यथावत है। 2 चीजों को लेकर कि कोई नई नियुक्ति, वो तो सरकार के वकील ने खुद ही आपके सबके सामने कहा है कि कोई हम नई नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी सारी रिट पिटीशन है, उनके जवाब तैयार करने में मुझे 7 दिन का समय और दिया जाए। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 तारीख की डेट लगा दी है। तो इसको माना जाए कि एक जो भारत सरकार ने एक अच्छा कानून लाकर और पिछले अमेंडमेंट 13 का खत्म करके और जो 25 का अमेंडमेंट आया है वक्फ एक्ट का, उसको जो है मान्यता एक तरीके से मिलती साफ दिख गई कि उसको लेकर किसी तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है और ये साफ हो गया है कि ये कानून जो है वो जनहित का कानून है। इसीलिए जो बातें आई बहस में, उन बातों को लेकर 7 दिन का समय जो मांगा है सरकार ने उसको उन्होंने दिया है और उसके तहत फिर बहस होगी और फिर अपनी बात सब रखेंगे। फिर उसके बाद उन 2, 3, 4, 5 पॉइंट को लेकर जो बात कही है उस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा। तो ये माना जाएगा कि उस पर क्या वर्डिक आता है, तो उसके अनुपालन में सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारा कानून, उसको कानून को लेकर जो जनहित का है उसको किसी तरह का कोई संशय नहीं रह गया। तिथि दी है और तिथि के साथ साथ 7 दिन के अंतराल में सरकार का जवाब मांगा है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी न्यायालय में कोई याचिका होती है तो एक सामान्य प्रक्रिया माननीय न्यायालय करता है। अब जहां तक वक्फ बोर्ड पर न्यायालय के निर्णयों का या इनका तमाम चीज संदर्भ आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, इनके अधिकारों का बड़ी अच्छी तरीके से वर्णन दिया हुआ है। वक्फ बिल अब एक विधेयक बन चुका है और विधेयक के संबंध में क्या अधिकार होते हैं, ये एक विश्लेषण का प्रश्न होगा। और मैं समझता हूं कि
अभी तक हमारे जो माननीय न्यायालय रहे हैं उन्होंने बड़े विद्वतापूर्ण हर चीज का गहन अध्ययन किया है। अब वो किस बिंदु पर सुनवाई कर सकते हैं, किस नहीं कर सकते, ये तो जवाब देने के बाद आएगा। जब सरकार जवाब देगी तो सारे बिंदु उसमें आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जो वंचित, जो पिछड़ा, जो महिला, जो तलाकशुदा महिला, वृद्धा मुस्लिम महिला हैं, उनके लिए वरदान रहा है। और विपक्ष उस अधिकार को मुस्लिम वर्ग से छीनने की चेष्टा कर रहा है। वो नहीं चाहता ये पढ़े लिखे हों, नहीं चाहता कि महिलाओं की दशा सुधरे, नहीं चाहता कि मुस्लिमों के जो वंचित और पिछड़े हैं वो भी आज उन्नतशील बने, प्रगतिशील बने। इसलिए इतनी बड़ी पैरोकारी, सारा विपक्ष लग गया। सारे वकील, जो तथाकथित वकील, जो अजमल से लेकर, अजमल कसाब से लेकर और अफजल गुरु तक के पैरोकार रहे हैं, वो सारे के सारे आ गए एक साथ। और उनको बंगाल की चिंता नहीं दिखाई पड़ती जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। उनकी पैरोकारी के लिए एक वकील के मन में वेदना नहीं आई, जो वक्त के चुनाव का वो लड़ रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो तथाकथित, जो ये वकील का चोला जरूर पहने, लेकिन इनकी विचारधाराएं जो हैं, हमारे जो अधिवक्ता हैं बड़े श्रेष्ठ हैं भारतवर्ष के, एक से एक अधिवक्ता हो गए और सभी हैं। लेकिन ये जो पैरोकारी करते हैं छोटी छोटी चीजों में, तो ये उस तरफ नहीं देखते, एक पक्ष केवल देखते हैं। जो सकारात्मक दृष्टि है उधर क्यों नहीं देखते, जो नकारात्मक पक्ष होता है उसी को देखते हैं। तो माननीय न्यायालय में बहस चल रही है, हमारे विद्वत अधिवक्ता उसका जवाब दे रहे हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल के बाद विपक्ष में थोड़ा सा सुकून है। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अधिनियम की आसन वैधता को समझता है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। It is very clear that Supreme Court is prima facie convinced about the unconstitutionality of the several sections of the Waqf Amendment Act. That is why Supreme Court has stayed. Two main things have been stayed, that there cannot be any appointments made to the Waqf board or the council, and that whatever Waqf property stays, that whatever it is will continue to stay. So that means the unconstitutionality aspect was pointed out by every single party of the opposition and speaker both in Lok Sabha and Rajya Sabha, whoever participated in the debate, and also both outside the parliament and inside the parliament. We have been repeatedly saying that this is unconstitutional and it will not test the judicial scrutiny and the test of constitutionality. And that is exactly why now Supreme Court has passed an interim order staying these appointments, and also that Waqf property will remain a Waqf property, whether it's Waqf by user, etc. So this is a big setback for BJP and the central government, who have been trying all kinds of motives to divide the people on the base of religion, and also to snatch the religious rights and also the property and the assets. See, this was their first step by attacking Muslims, and then they would have definitely gone ahead catching on the next religion as well, as the organizer RSS article itself clearly was meant to go to the next religion. So, but we are definitely, it's a big success for all those who want the constitution to be protected and the constitutional values and religious rights, which is part of our fundamental rights and freedom enshrined in the constitution. So this is definitely a very, very welcome move by the Supreme Court, and Supreme Court has yet again proved that Supreme Court is there to ensure that Constitution stands protected. And how the fact that it was 2 hours was that in a short time of 2 hours this interim order is passed, which again says the seriousness the Supreme Court sees
in this matter, and the urgency also the Supreme Court sees in this matter, because it is not so many days that the bill has become an act. So within such short time, Supreme Court has passed this interim order. It's indeed a very welcome move, and Supreme Court is definitely the protector of the Constitution once again. दिल्ली में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। आप नेता अमानतुल्ला खान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की है। तो वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। इस दौरान सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, हम उससे फिलहाल के लिए संतुष्ट हैं। देखिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियां वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे, बोर्ड नहीं बनाएंगे। तरफ से जो समय मांगा गया तुषार मेहता की तरफ से 7 दिन का, आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पेश करेंगे? 7 दिन में वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिया गया है। 5 रिट जो है वो जो है एज ए लीड जो है वो ट्रीट होंगी, बाकी सबको एप्लीकेशन के तौर पे किया जाएगा। तो डीएम की भूमिका पे जो सवाल खड़े किए कोर्ट ने, कल की सुनवाई में भी हमें दिखा, आज भी जो उस पे बातें कही, आपको लगता है कि ये हटेगा या ये यथास्थिति? नहीं, बिल्कुल ये कोई है ही नहीं भाई। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा, और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। वक्फ यूजरी हाउस में जो आगे की भी जो बातें कही गई थी, आपको लगता है आप लोग की जो मांग थी वो ऐसा स्थिति बरकरार है? बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है, जो हमारी मांग थी। क्योंकि मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां, कहां से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूं। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा, और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है। और आने में जो सुनवाई होगी, हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए, और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। तो जो वक्फ बाय यूजर का जो पॉइंट कोर्ट ने उठाया, उसका संज्ञान लिया, और भी काफी मुद्दे कोर्ट ने हाईलाइट करे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो खास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है, और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो उनकी जो टिप्पणी है, एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं, बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नजर से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं, और अभी फिलहाल कुछ रिलीफ मिला है, और उम्मीद करते हैं आगे जब सुनवाई होगी तो पूरा प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से कि उन पॉइंट को भी कवर किया जाए। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा है, जिसका सभी को इंतजार है। जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहा है, तो वहीं पक्ष के नेताओं का कहना है कि इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस मामले में 5 मई को सुनवाई होगी, यानी 5/5/2025, जो न सिर्फ बीजेपी के लिए बड़ा दिन होगा, बल्कि विपक्ष के नेताओं और देश की जनता के लिए भी काफी अहम दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस पक्ष में आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार इस वक्फ कानून को लेकर विपक्ष सरकार को घुटने झुकाने में मजबूर कर देगा या फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में होगा। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।